वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और गुफ्तगू करनी है लेबर डे के हवाले से। उसके नाम पर छुट्टी होगी, उसके नाम पर छुट्टी होगी और ख़ुद वो काम पर जाएगा। उसके नाम पर छुट्टी होगी, ख़ुद वो काम पर जाएगा। कल मेरे देश में मज़दूर का दिन मनाया जाएगा। इस पर बात करने के लिए मौजूद मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तारुफ करवाता चलूँ, साद मोहम्मद साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन है। इनको खुश आमदीद कहेंगे। साद मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला और आप हमें बताएंगे कि बेहतर जो चीज़ें हैं जो वर्कर्स के हवाले से हैं, कानूनी और अखलाकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से। उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ बैकग्राउंड भी पता चल जाए कि आपको तो 14-15 साल माशाल्लाह यहाँ सर्व करते हो गए, तो क्या इनहेरिटेंस में मिली आपको ये ज़िम्मेदारी? मैं बिल्कुल, मेरे दादा ने 1935 में along with Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, they made Indian Postal Workers Union. Qaid-e-Azam was president of that union. Qaid-e-Azam उस यूनियन के प्रेसिडेंट थे। तो देखा जाए तो हमारे बानी पाकिस्तान जो है वो ख़ुद एक मज़दूर लीडर थे जी। तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कायद-ए-आज़म ने भी अपनी अमली सियासत का जो आगाज़ था वो मज़दूरों की सियासत से शुरू किया और मेरे दादा ने उनको हेल्प की उसमें कि हम किस तरह जो वर्कर्स हैं उनको इकट्ठा करके और जो कॉज था पाकिस्तान को बनाने का उसको सर्व किया। 8 साल गुरदासपुर जेल भी काटी उन्होंने उसके लिए। अच्छा, यानी कि फिर आपको विरासत में ही मिल गया है सब कुछ, घर से ही आप देखते आ रहे थे? हाँ, देखते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ी। मेहनत ऑब्वियसली, उसके बगैर तो सर्वाइवल ही नहीं है। वंस आपको मिल जाता है, लेकिन उसको कैरी करना, रिटेन करना, लेके चलना डेफिनेटली उसके लिए मेहनत दरकार है। ठीक है, कम टू द टॉपिक बताइए कि वर्कर्स की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो कि हम पहले वर्कर की ज़िम्मेदारी से पहले देखें कि किसी जगह पर आप काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कि एम्प्लॉयर की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि स्टार्ट होता है कि एम्प्लॉयर किसी वर्कर को रखना चाह रहा है तो वर्कर का सबसे पहला जो हो उसका जो राइट है कि उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाए। पाकिस्तान में बहुत से हमारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जब उनको काम पे रखा जाता है उनको पता भी नहीं होता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट लेटर उनका हक है और उनको दिया भी नहीं जाता है, तो वहीं से ख़राबी का जो है ना मामला स्टार्ट होता है। पाकिस्तान में कम अज़ कम उजरत का कानून मौजूद है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर ही नहीं दिया गया है सो देयर इज़ नो रिटन टर्म्स के जहाँ से पता लगे कि आप ये तो बड़ा नॉर्मल है पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट लेटर के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट लेवल है वहाँ पे तो है, लेकिन कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई या थोड़ी बेहतर कंपनीज हो गई, वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन आमतौर पे तो नहीं। 70% से ज़्यादा, एक रिसेंट सर्वे है कि 70% से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं है। और वो जो 30% जिनके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर है वहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि जिसके लिए वो काम कर रहे हैं जी, उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर होता है। और इसका मतलब ये कि वो आपको जब फायर कर रहे हो और आप उसको जाके कहेंगे कि भैया मुझे क्यों फायर कर रहे हैं, तो कहेंगे आप हमारे मुलाजिम ही नहीं, आप तो उस कॉन्ट्रैक्टर के मुलाजिम, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये जिस तरह मैंने बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी रन किया है, देखा है, उसमें आपने जैसे टी बॉयज़ रखे हैं, स्वीपर्स रखे हैं, जैनेटोरियल स्टाफ रखे हैं, हॉस्पिटैलिटी के लोग रखे हैं। एक कंपनी आ जाती है जो टेंडर करती है अपनी सबमिशंस के साथ कि जी हम आपको इन रेट्स पे ये स्टाफ देंगे। उन लोगों के अपने हिडन उसमें चार्जेस होते हैं। वो जो चार्ज करते हैं सैलरी जिस ऑर्गेनाइजेशन से जिनको वो सर्विसेज दे रहे होते हैं वो कुछ और होती है, लेकिन जब वो एम्प्लॉय जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे उनको वो कट के मिलती है, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसे देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी को ज़रूरत क्यों पेश आती है कि वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर रखे। उसके पीछे उनका हमारे जैसे हमारे मज़हब में भी है कि तमाम जो आपके अमाल है उनका दारोमदाद आपकी नीयत पर है। तो इसके पीछे उनकी नीयत क्या होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीयत उनकी होती है कि वो किस तरह मैक्सिमम बेनिफिट जो है हासिल कर सकें। मसलन अगर आप मेरे साथ एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में और आपने 10 साल काम किया है और 10 साल बाद आप छोड़ रहे हैं या मैं आपको निकाल रहा हूँ, मुझे आपको ग्रेचुटी भी देनी है, मुझे आपको सारे बेनिफिट देने हैं जो कि लॉ में डिफाइंड है बहुत क्लियरली, तो मैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसलिए रखता हूँ ताकि जब कल को आपको मैं निकालूँ तो मुझे सारा कुछ ना देना पड़े।
जबकि जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है उसको जब मैं पेमेंट कर रहा होता हूँ आप ही को पैसे देने के लिए, तो मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा होता हूँ। और बाय लॉ वो भी पाबंद है कि उसको आपको मैं या कोई भी एम्प्लॉय जो है उसको सोशल सिक्योरिटी और EOBI, ये 2 इदारे हैं प्राइवेट वर्कर्स के, सोशल सिक्योरिटी से उनको फ्री मेडिकेशन और बच्चों की तालीम मुफ्त मिलती है, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं अगर रजिस्ट्रेशन वर्कर की हुई हो, एंड दैट इज़ जस्ट 1000 रुपये पर माह, कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। और फिर EOBI है कि अगर प्राइवेट सेक्टर का वर्कर 60 साल के बाद उस रिटायर होता है तो उसकी प्रॉपर सरकारी मुलाजिम की तरह एक पेंशन की अमाउंट लग जाती है। तो जब वो आप उसको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले करते हैं तो मोस्टली वो इन दोनों इदारों में उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते हैं, और वेज थेफ्ट भी होता है, उसको वो कम उजरत देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी सिक्योरिटी कंपनीज़ है। आप लोग डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रख सकते हैं, आपको थ्रू तो कंपनी रखना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है उनके, जो उन्होंने सिक्योरिटी कंपनीज खोली हुई है। तो बहुत सी सिक्योरिटी कंपनीज़, आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछें, आज मुल्क में जो कानून है वो 32,000 रुपये कम अज़ कम उजरत का है। मैं समझता हूँ कि 80% से ज़्यादा ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे जो आज भी 25,000 से कम, शायद 20,000 से कम पे भी काम कर रहे हैं। मैं आज बहुत से ऐसी दुकानों पे जाते हैं जब हमारे नॉर्मल सर्वेज़ होते हैं, जो शॉप्स हैं ये जो वहाँ पे सेल्समैन 17,000-18,000 रुपये बेसिक सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो कई दफ़ा तो ये सोच के ख़ुद से शर्म भी आती है कि यार ये लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, और हम इनके अल्लाह ने हमें ज़िम्मेदारी दी है इनकी नुमाइंदगी की, तो हमें कई दफ़ा होता है कि शायद हम उसका हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन साहब इसमें लॉ है हमारे यहाँ पे मुल्क में? बिल्कुल लॉ है। तो लॉ होने के बावजूद ये तो हम हर दूसरे शख्स की कहानी है जो बेचारा लेबर कर रहा है। वैसे तो आप और मैं भी लेबर कर ही रहे हैं, हमारी अपनी एक वाइट कॉलर लेबर है, वाइट कॉलर लेबर है जी, ब्लू कॉलर नहीं। इस लॉ के होते हुए भी इस तरह होता है? सर ऐसे है कि हमारे यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स हैं इसके होते हुए। सबसे पहला प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि हमेशा मेरे वाले साहब एक बात करते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ को पता ही नहीं चलता कि उसने दूध भी पीना है। तो बच्चा कब, मतलब हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारी जो जनरेशन है, उनको अपने राइट्स का ना पता है ना जानने का शौक़ है। हमें स्कूल की किताबों में सिर्फ रटे मारना सिखाया जाता है। हम एजुकेशन जो है वो फॉर द सेक ऑफ 9 to 5 जॉब अपने बच्चों को करवा रहे हैं। हम तालीम जो है, दिस इज़ अ वेरी बिग वर्ड, तालीम जो है ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। तालीम किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल रही है। जिस मुल्क में तालीम का बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे आप क्या बात करेंगे। तो किसी भी वर्कर को सबसे पहली बात यह है कि जो भी लड़का जब जॉब मार्केट में आता है उसको अपने हकूक़ ही नहीं पता है। तो जब पता ही नहीं है तो मांगेगा कैसे? अच्छा, एक तो वहाँ के उसको पता ही नहीं है तो मांगे। अब जिनको पता है वो बेचारे जब कोशिश करते हैं मांगने के तो वो जस्ट फ्यू होते हैं, 2 in 10। तो उसको बड़ी आराम से जो एम्प्लॉयर है वो उठा के बाहर फेंक देता है जी। अच्छा, अगर वो उनकी थोड़ी स्ट्रेंथ हो, वो उसके लिए एजिटेट करें, कोर्ट में जाएं, तो देन कम्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं इस मुल्क में आपको पता है, उस पर तो कई दफ़ा बात करते डर लगता है कि बंदा क्या बात करे यहाँ पे। उसको आप तो फेस करते होंगे क्योंकि जिस चीज़ को आप लेके चल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें फेस की होंगी आपने। अब बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसका मैं उस फर्म का नाम लिए बगैर, बिकॉज इट्स ए TV चैनल, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी होम्योपैथिक की, वहाँ पे वर्कर्स ने यूनियन बनाने की कोशिश की। अच्छा, वो यूनियन बना लेते तो क्या होता, वो अपना हक मांगते कानूनी कि हमें पूरी उजरत दो, सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, और क्या कहते मालिक को मालिक को ये तो ना कहते कि अपना घर हमारे नाम लगा दो या फैक्ट्री हमारे नाम कर दो। तो उसके लिए वो यूनियन, हमारा आइन जो है उसका आर्टिकल 17 जो फंडामेंटल राइट है वो आपको हक देता है। और जब हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो आपको पता है कि ये यानी अब मार्शल लॉ की रजीम भी आ जाए तो आपका फंडामेंटल राइट आपसे नहीं लिया जा सकता। तो वहाँ पे यूनियन बनाने की कोशिश की तो उस होम्योपैथिक की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने इदारे के साथ मिल के, जो भी गवर्नमेंट का इदारा था, सारी सेटलमेंट की और कोशिश की कि ना बने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वर्कर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उनको और कुछ समझ ना आया तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी गार्ड को फायर किया और उसके जो FIRC जो लोग यूनियन बनाना चाहते वर्कर्स उन पर करवा दी। और इसके बजाय कि वो फिर वो यूनियन बनाते, या हमारे भी 1-2 साथी थे उन पर भी उन्होंने उसको किया। कई दफ़ा फिर हमें ये होता है कि लोगों को बचना भी, लोगों की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो इनकी हिफाजत इंपॉर्टेंट है, तो कई दफ़ा बैक स्टेप जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सी अच्छी मिसालें भी हैं। अभी मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दूंगा, सियालकोट में एक फैक्ट्री है और FIFA का वर्ल्ड कप जो कि इट्स वेरी फेमस, वो उसमें जो फुटबॉल खेला जाता है वो उस फैक्ट्री में सियालकोट में बनाया जाता है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशी की बात है, ऑनर है हमारे लिए। वहाँ पे जो उनकी मैनेजमेंट है और उनके जो वर्कर्स हैं उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। उनकी शिफ्ट सुबह जब स्टार्ट होती है, मशीनें स्टार्ट नहीं होती, उससे पहले उनकी लेबर यूनियन और मैनेजमेंट, मालिक खुद, ऑनर बजट खुद बैठते हैं और पिछले दिन सारा दिन में क्या प्रॉब्लम्स आए आपस में वो डिस्कस करते हैं कि इस वर्कर का ये मसला था, मैनेजमेंट बताती है कि आपके वर्कर से में ये मसला था।
तो पिछले दिन को डिस्कस करते हैं और आज के दिन के लिए मैनेजमेंट यूनियन से कहती है कि हमें प्रोडक्शन तेज़ चाहिए, तो आप हमें हेल्प करेंगे, आज के वर्कर्स को ज़रा पुश करिएगा, सपोर्ट करते हैं अपनी। बिल्कुल। अच्छा, तो बजाय इसके कि एक मालिक वहाँ पे 10,000 मुलाजिम से एक करके मिले, उनको उनके सिर्फ एक ही लीडर से मिलना पड़ता है और वो सबको डील कर लेता है, सबसे बात कर लेता है। तो यूनियन कर्स नहीं है, यूनियन इंडीड हेल्पफुल है। आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है आप देख लें, आप ज़्यादा बड़े मुल्क की मिसाल नहीं लेते हैं, सिंगापुर, लाहौर से भी शायद छोटा मुल्क हो, वहाँ की जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे जो लेबर राइट्स, जो लेबर की तंजीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उनके मजबूत होने की वजह से, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स को तमाम राइट मिलते हैं, तो वो पीस ऑफ माइंड के साथ काम करते हैं, खुश दिली के साथ काम करते हैं। वहाँ की प्रोग्रेस देख लें, आज उनका देख लें डॉलर कहाँ पर है, और आज हम इतना बड़ा मुल्क होते हुए भी कहाँ पर है। इससे भी हम अगर अपने ही रीजन की मिसाल ले लें, आप नेपाल की मिसाल ले लें, नेपाल उनके पास कुछ नहीं है, ना ज़राअत, ना कुछ भी नहीं है, दैट टोटली रिलायंट ऑन इंडिया, हर चीज़ वहाँ से आती है। उनका डॉलर आज 110 रुपये है, हमारा 287 रुपये है। ऐसा क्या है वहाँ पे? वहाँ पे चीज़ें वर्स्ट होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है। इस पर यकीनन बहुत सी बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ज़हन में उठते हैं और उनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है हमारे नाज़रीन सामीन के लिए। लेकिन अभी एक वक्फा है, छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा जी।